हेलो साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग सब्जेक्ट साइंस यानी विज्ञान का वायरल गेस प्रश्न को देखने वाले हैं। साथियों, ये ब्रह्मास्त्र सीरीज है जो 100% लड़ेगा प्यारे साथियों। तो आपको वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखना है प्यारे साथियों। साथियों, ये पार्ट 1 है, इसके बाद पार्ट 2 पार्ट 3 आएगा प्यारे साथियों। तो अभी तक आपने प्यारे साथियों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन घंटी कॉल पर प्रेस कर दीजिए, जिससे क्या होगा कि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे प्यारे साथियों। और हाँ साथियों, वीडियो को लाइक नहीं किया तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए प्यारे साथियों, जिससे क्या होती है हमें मोटिवेशन मिलती है और आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट लाने की मन करता है प्यारे साथियों। चलिए आज के प्रश्न की ओर चलते हैं और देखिए पहला प्रश्न कहता है जवाब देने की कोशिश कीजिएगा आप लोग। प्रकाश की किरणें गमन करती है प्यारे साथियों, सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में, इनमें से कोई नहीं। प्रकाश की किरणें गमन करती है, किस दिशा में गमन करती है? सीधी रेखा में गमन करती है। ठीक है, ऑप्शन में ए जो हो जाएगा बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न था प्यारे साथियों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए दूसरा प्रश्न क्या कहता है? दूसरा प्रश्न कहता है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे साथियों। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? तो 2 नियम है। कितने नियम है? 2 नियम है। ऑप्शन में बी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग को याद कर लेना है। और प्रकाश के अपवर्तन के भी प्यारे साथियों 2 नियम होते हैं। ठीक है, परावर्तन के भी 2 नियम और अपवर्तन के भी 2 नियम होते हैं, आप लोग को याद रखना है। ठीक है, अब बढ़ते हैं तीसरा प्रश्न की ओर। देखिए तीसरा प्रश्न कहता है अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है, किसके बराबर होता है? u/v के बराबर, या uv के बराबर, या u+v के बराबर, या v/u के बराबर। तो प्यारे साथियों अवतल लेंस का जो आवर्धन होता है प्यारे साथियों v/u के बराबर होता है। क्या होता है? v/u के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग को याद कर लेना है। अब बढ़ते प्यारे साथियों चौथा नंबर प्रश्न की ओर। देखिए चौथा नंबर प्रश्न कहता है किसी दर्पण से आप चाहे कितनी भी दूरी पर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है, संभवतः दर्पण होगा। यह है। ठीक है, किसी भी दर्पण से आप चाहे कितनी भी दूरी पर हो प्यारे साथियों, कितनी भी दूरी पर हो तो आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा बनता है। ठीक है, कहता है आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा बनता है। तो पता है ना है दर्पण कौन सा होगा? ठीक है, केवल समतल या केवल अवतल या केवल उत्तल, या तो समतल या उत्तल प्यारे साथियों। क्या हो जाएगा? हो जाएगा या तो समतल या उत्तल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसी दर्पण में आप चाहे कितनी भी दूरी पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा प्यारे साथियों बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग को याद कर लेना है। ठीक है, अब बढ़ते हैं प्यारे साथियों 5वां नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बताइए निम्नलिखित में कौन जो है लेंस की क्षमता का मात्रक है? जूल, वाट, डायोप्टर, अर्ग। तो लेंस की क्षमता का मात्रक होता है प्यारे साथियों डायोप्टर। क्या होता है? डायोप्टर होता है। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग को याद कर लेना है। अब देखिए छठा नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? वायु, बर्फ, कांच, हीरा। तो देखिए किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो हीरा का होता है। किसका होता है? हीरा का होता है। कितना होता है? 2.42 होता है। कितना होता है? 2.42 होता है। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग को याद कर लेना है। अब बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न जो कहता है निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, या ए और बी दोनों, या बाइफोकल लेंस। तो प्यारे साथियों अभिसारी लेंस कहते हैं उत्तल लेंस के। किस लेंस को? उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। ऑप्शन में ए जो हो जाएगा बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग को याद कर लेना है। अब प्यारे साथियों अवतल लेंस को कहते हैं अपसारी लेंस। क्या कहते हैं? अपसारी लेंस कहते हैं अवतल लेंस को। ठीक है, आप लोग को याद कर लेना है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है? किस माध्यम में जो है प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है? ऑप्शन देखिए कांच है, पानी है, लोहा है, निर्वात है। तो किस माध्यम में जो है प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? तो निर्वात में होती है। किस में? निर्वात में। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा प्यारे साथियों बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग को याद कर लेना है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न कहता है 9 नंबर दर्पण सूत्र है, बताना है दर्पण सूत्र कौन है? तो देखिए दर्पण सूत्र कौन हो जाएगा? 1/v + 1/u बराबर 1/f हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1/v + 1/u बराबर 1/f हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दर्पण सूत्र हो जाएगा, दर्पण सूत्र। ठीक है, ऑप्शन में ए जो हो जाएगा बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग को याद कर लेना है। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला जो प्रश्न कहता है किसी कार का अग्रदीप, क्या किसी कार का अग्रदीप में प्रयुक्त
दर्पण जो निम्नलिखित में से कौन सा होता है? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, समतल या उत्तल दर्पण। प्यारे साथियों, किसी कार के अग्रदीप यानी आगे की ओर, ठीक है, कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? तो अवतल दर्पण प्रयुक्त होता है। ठीक है, ऑप्शन में ए जो हो जाएगा बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग को याद कर लेना है। अब प्यारे साथियों कहेगा साइड मिरर के रूप में किसको प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण को प्रयोग किया जाता है। ठीक है, साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण को प्रयोग किया जाता है, आप लोग को याद कर लेना है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए 11 नंबर प्रश्न कहता है किसी माध्यम के अपवर्तनांक म्यू का मान होता है, क्या होता है? साइन आर बट्टे साइन आई, या साइन आई बट्टे साइन आर होता है, या साइन आई गुने साइन आर होता है, या साइन आई प्लस साइन आर होता है। तो प्यार से तो किसी माध्यम में अपवर्तनांक यानी म्यू का मान जो होता है साइन आई बट्टे साइन आर के रूप में होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग को याद कर लेना है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न जो कहता है किसी लेंस की क्षमता -2 डायोप्टर है, कितना है? किसी लेंस की क्षमता -2 डायोप्टर है, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यार साथियों। बच्चा न्यूमेरिकल में ही गलती करता है, आइए इसे अच्छे से समझते हैं। देखिए लेंस की क्षमता किससे डिनोट करते हैं? पी से डिनोट करते हैं। ठीक है, बराबर 1/f होता है, क्या होता है? 1/f होता है। ठीक है, P बराबर कितना दिया है? 2 डायोप्टर दिया गया है। ठीक है, बराबर 1/f। ठीक है, अगर f को प्यार सा तो इधर भेज देंगे तो f बराबर क्या हो जाएगा? f बराबर 1/-2 डायोप्टर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए डायोप्टर को लिख सकते हैं m के पावर -1 प्यार सा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 1/-2 m के पावर -1, ये ऊपर चल जाएगा तो प्यार सा तो 1m बट्टे -2। अब प्यार सा तो भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा? -0.5m, क्या हो जाएगा? -0.5m। देखिए तो ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, -0.5m मीटर। ठीक है, अब बढ़ते हैं प्यार तो अगले प्रश्न की ओर। 13 नंबर प्रश्न देखिएगा प्यार साथियों, कौन सा दर्पण आमतौर पर वाहनों में पीछे देखने के दर्पण के रूप में उपयोग किया जाता है? समतल दर्पण, उत्तल दर्पन, अवतल दर्पण, अवतल लेंस। प्यार साथियों क्या हो जाएगा? कौन सा दर्पण? प्यार साथियों पूछ रहा है कौन सा दर्पण आमतौर वाहनों में जो होता है पीछे देखने के लिए प्रयोग करते हैं? तो उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं हम। ठीक है, पीछे देखने के लिए हमेशा उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उत्तल दर्पण में हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, सीधा प्रतिबिंब बनता है, इसलिए उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग को याद कर लेना है। अब बढ़ते हैं प्यार से तो अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न जो कहता है उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु को रखा गया है। ठीक है, क्या कहता है? उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु को रखा गया है, तो इसकी प्रतिबिंब की प्रकृति होगी प्यार से कैसी होगी? काल्पनिक, वास्तविक, वास्तविक या काल्पनिक, या इनमें से कोई नहीं। प्यार से क्वेश्चन को फिर से समझिए। उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु को रखा गया है, तो इसकी प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? तो काल्पनिक होगी। ठीक है, प्यार से तो उत्तल दर्पण के सामने हमेशा कोई भी वस्तु को रखेंगे तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? काल्पनिक बनेगा, आप लोग को ये याद रख लेना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग को याद कर लेना है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए 15 नंबर प्रश्न क्या कहता है? रासायनिक या किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है? रासायनिक या किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो अभिकारक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अभिकारक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग को याद कर लेना है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है? 16 नंबर देखिए, जब किसी अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, जब किसी अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो निम्नलिखित क्या कहा जाता है? उपचयन, अपचयन, संचारण, कोई नहीं। तो प्यार साथियों जब भी किसी अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होगी प्यार साथियों तो उपचयन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? उपचयन कहलाएगा। ठीक है, अगर ऑक्सीजन की ह्रास होता यानी कमी होता तो अपचयन कहलाता। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन की वृद्धि हो रहा है तो उपचयन कहलाएगा, अगर ह्रास या कमी होता तो अपचयन कहलाता। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग को याद कर लेना है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न कहता है 17 नंबर, समीकरण 2H2 + O2 अभिक्रिया करके क्या बना है? 2H2O है, एक क्या है? संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, अवक्षेप अभिक्रिया या उदासीनीकरण अभिक्रिया। प्यार साथियों देखो तो यहाँ पर प्यार साथियों दो तत्व मिलकर एक यौगिक का निर्माण किया है। ठीक है, तो यानी संयोजन हुआ है। ठीक है, जुड़ा है प्यार साथियों। ठीक है, जुड़ा है।
तो जुड़ा है तो क्या हो जाएगा, संयोजन अभिक्रिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संयोजन अभिक्रिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए 2 है, 2 से 1 बन गया, इतना याद रखिएगा। 2 है, 2 से 1 बन गया यानी जुटा है। ठीक है, जब जुड़ा है तो संयोजन अभिक्रिया हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न कहता है 18 नंबर, Fe+CuSO4 अभिक्रिया करके क्या बना, Cu+FeSO4। तो बताना है कि उपयुक्त रासायनिक अभिक्रिया है, किस प्रकार की अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, इनमें से कोई नहीं। तो प्यास देखिए Fe जो है CuSO4 से अभिक्रिया करके क्या कर देता है, Cu को विस्थापित कर देता है। ठीक है, Cu को अलग कर देता है और बना क्या लेता है, FeSO4 बना लेता है। तो यहाँ पर क्या होगा, विस्थापित कर देता है यानी अलग कर देता है। तो क्या हो जाएगा, विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा प्यास होते हैं यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न जो कहता है रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास कहलाता, क्या कहलाता है, उपचयन, अपचयन, संक्षारण, कोई नहीं। जब भी प्यास तो कहा जाए रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास कहलाता है तो अपचयन। क्या हो जाएगा, अपचयन। अगर वृद्धि कहता तो उपचयन। ठीक है, ऊपर क्वेश्चन देख चुके हैं। ऑप्शन में बी जो हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग को याद कर लेना है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न जो कहता है एक भूरे रंग का चमकदार तत्व एक्स को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है, तत्व एक्स का नाम बताइए। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है प्यारे साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है प्यारे साथियों। बताना है एक भूरे रंग का चमकदार तत्व जो है एक्स को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है, तो तत्व क्या हो जाएगा, कॉपर हो जाएगा प्यारे साथियों। क्या हो जाएगा, कॉपर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा प्यारे साथियों बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग को याद कर लेना है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न जो कहता है टूथपेस्ट कैसा होता है, अम्लीय, क्षारीय, उदासीन, इनमें सभी। तो टूथपेस्ट प्यारे साथियों क्षारीय होता है। कैसी होता है, क्षारीय होता है। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा प्यारे साथियों बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग को याद कर लेना है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र है, क्या है, NaHCO3 Na2CO3 10H2O और देखिए CaOH का होल ट्वाइस और हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है प्यासा, तो Na2CO3 10H2। क्या होता है, Na2CO3 10H2O। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग को याद कर लेना है। अब देखिए 23 नंबर प्रश्न क्या कहता है, अम्ल का pH मान होता है। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है प्यासा, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अम्ल का pH मान होता है 7 से कम। क्या होता है, 7 से कम। ऑप्शन में ए जो हो जाएगा प्यासा तो बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर पूछ दिया जाए क्षार का pH मान क्या होता है तो 7 से अधिक होता है। ठीक है, अगर पूछ दिया जाए उदासीन का pH मान क्या होता है तो 7 होता है। ठीक है, आप लोग को याद कर लेना है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न जो कहता है टार्टरिक अम्ल निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है, टमाटर में, संतरा में, सिरका में, इमली में। पैसा तो टार्टरिक अम्ल निम्नलिखित में किसमें पाया जाता है तो इमली में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, इमली में पाया जाता है। ठीक है, अगर प्यार साथियों आप लोग किस पदार्थ में कौन सा अम्ल पाया जाता है ये वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, जाइए वहां से देखिए। बहुत सारा अम्ल दिया गया है, किस पदार्थ में कौन सा अम्ल पाया जाता है वो बताए हैं बहुत ही शानदार तरीके से, जाइए वहां से देखिए प्यार साथियों। फिलहाल इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न जो कहता है निम्नलिखित में कौन लवण है, निम्नलिखित में कौन लवण है, HCl, NaOH, K2SO4, NH4OH। क्या हो जाएगा, कौन लवण हो जाएगा पैसों तो K2SO4 लवण हो जाएगा। ठीक है, K2SO4 क्या हो जाएगा, लवण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग को याद कर लेना है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न ध्यान से देखिएगा, जिप्सम का रासायनिक सूत्र है पैसों तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है, CaSO4 12H2 या CaSO4 2H2 या CaSO4 10H2 या इनमें से कोई नहीं। तो पैसा तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र जो होता है CaSO4 2H2 क्या होता है, CaSO4 2H2O होता है। ऑप्शन नंबर बी आपको याद कर लेना है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न कहता है 27 नंबर, एस्टोमेटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को नियंत्रित करता है। कौन नियंत्रित करता है प्यार साथियों, द्वार कोशिकाएं, सखी कोशिकाएं, चालिनी नलिकाएं, मूल रोम। तो एस्टोमेटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को कौन नियंत्रित करता है, चालिनी नलिकाएं नियंत्रित करता है। ऑप्शन नंबर सी आप लोग को याद कर लेना है, बिल्कुल ही राइट आंसर है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
देखिए अगला प्रश्न जो कहता है अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है, या इस प्रकार से भी प्रश्न पूछ दिया जाता है। अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है, ठीक है, स्पर्शक के द्वारा, जीभ द्वारा, कूटपाद द्वारा, मुंह द्वारा। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न प्यार साथियों। अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है, तो कूटपाद के द्वारा। कैसे पकड़ता है, कूटपाद के द्वारा पकड़ता है। ऑप्शन में सी जो हो जाएगा बिल्कुल ही राइट आंसर, ठीक है, आप लोग को याद कर लेना है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न कहता है पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है प्यारे साथियों। पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है, शिरा, रंध्र, मध्य शिरा, कोई नहीं। तो पौधों में गैसों का आदान प्रदान प्यारे साथियों रंध्र के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, रंध्र के द्वारा होता है, आप लोग को याद कर लेना है। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग को याद कर लेना है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न 30 नंबर क्या कहता है, वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं। क्या कहते हैं, वृक्क के, किसके, वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, तो नेफ्रॉन कहते हैं प्यारे साथियों। क्या कहते हैं, नेफ्रॉन कहते हैं। ऑप्शन में ए जो हो जाएगा बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग को याद कर लेना है। अब देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है, 31 नंबर प्रश्न क्या कहता है, निम्न में कौन उत्सर्जी अंग है। निम्न में कौन उत्सर्जी अंग है, वृक्क, अग्नाशय से आंख, कोई नहीं। तो प्यारे साथियों उत्सर्जी अंग जो हो जाएगा वृक्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वृक्क हो जाएगा। ऑप्शन में ए जो हो जाएगा बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग को याद कर लेना है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है, मनुष्य में वृक्क संबंधित है प्यारे साथियों पोषण से, श्वसन से, उत्सर्जन से, परिवहन से। तो वृक्क जो संबंधित है प्यारे साथियों उत्सर्जन से। किससे संबंधित है, उत्सर्जन से संबंधित है। ऑप्शन में सी जो हो जाएगा बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग को याद कर लेना है। अब देखिए 33 नंबर प्रश्न, देखिए आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, घेघा, मधुमेह, स्कर्वी, एड्स। तो प्यारे साथियों आयोडीन की कमी से घेघा रोग होता है। कौन सा रोग होता है, घेघा रोग होता है। ऑप्शन में ए जो हो जाएगा बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग को याद कर लेना है। अब देखिए अगला प्रश्न जो कहता है एंड्रोजन है। एंड्रोजन क्या है प्यारे साथियों, नर हार्मोन है या मादा हार्मोन है या पाचक रस है या इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे साथियों एंड्रोजन जो है नर हार्मोन है। क्या है, नर हार्मोन है। ऑप्शन में ए जो हो जाएगा बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग को याद कर लेना है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न जो कहता है किसे रासायनिक दूत कहा जाता है। किसे रासायनिक दूत कहा जाता है, उद्दीपक को, पाचक रस को, हार्मोन को, आवेग को। तो प्यारे साथियों रासायनिक दूत किसे कहा जाता है, तो हार्मोन को कहा जाता है। ऑप्शन में सी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग को याद कर लेना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न था प्यारे साथियों, ठीक है, रासायनिक दूत हार्मोन को कहा जाता है। अब देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है, तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं नेफ्रॉन, न्यूरॉन, सेरिब्रम, कोई नहीं। तो प्यारे साथियों तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को हम लोग न्यूरॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूरॉन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न कहता है निम्न में से कौन पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है। वृद्धि हार्मोन, थायरॉक्सिन, इंसुलिन, एंड्रोजन। तो कौन सा हार्मोन जो हो जाएगा प्यारे साथियों जो पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलता है, तो वृद्धि हार्मोन हो जाएगा। कौन सा हार्मोन, वृद्धि हार्मोन, ठीक है। ऑप्शन में ए जो हो जाएगा बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न जो कहता है दो न्यूरॉन के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे साथियों। दो न्यूरॉन के मध्य खाली स्थान को कहते हैं डेंड्रॉन, सिनेप्स, एक्सॉन, डेंड्राइट्स। क्या हो जाएगा, दो न्यूरॉन के मध्य खाली स्थान को कहते हैं, क्या कहते हैं, सिनेप्स कहते हैं। ऑप्शन में बी जो हो जाएगा बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, आप लोग को याद कर लेना है सिनेप्स। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न कहता है 39 नंबर, यदि हमारे आहार में आयोडीन की कमी है तो हमें किस रोग से ग्रसित होने की संभावना है। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है प्यारे साथियों, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। यदि हमारे शरीर में आयोडीन की कमी है तो हमें किस रोग से ग्रसित होने की संभावना है, ग्वाइटर, गलगंड, घेघा या सभी। तो प्यारे साथियों क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा, ठीक है। ग्वाइटर भी हो सकता है, गलगंड, घेघा, सभी क्या है, एक ही है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, आप लोग को याद कर लेना है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए 40 नंबर प्रश्न कहता है कूटपाद किस में पाया जाता है। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, बताइए इस प्रश्न का आंसर मैंने बताने वाला हूँ, ठीक है। आप लोग कमेंट करेंगे कूटपाद किस में पाया जाता है, आप लोग कमेंट करेंगे, ठीक है, आप लोग कमेंट करेंगे किस में पाया जाता है, बता ही देते हैं
प्यारे से, ठीक है। कूटपाथ किस में पाया जाता है, तो अमीबा में पाया जाता है, ठीक है। किस में पाया जाता है, अमीबा में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। वैसे तो कैसा लगा वीडियो अच्छा लगा तो प्यारे से तो एक लाइक कर दीजिए, जिससे क्या होती है हमें मोटिवेशन मिलती है, ताकि आपके लिए और अच्छे वीडियो लेकर आए प्यारे साथियों। और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिए प्यारे साथियों। और साथ ही इसका पीडीएफ चाहे तो नीचे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, जाइए ज्वाइन कीजिए और फ्री में पीडीएफ पाए प्यारे साथियों। और साथ ही चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कहना ना पड़े प्यारे साथियों। बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए, जिससे क्या होगा हमारे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे प्यारे साथियों। ठीक है प्यारे साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।